नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में। और हिंदी की कक्षा के साथ ही हम प्रतिदिन दिन की शुरुआत करते हैं और अपने जीवन को एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए प्रयासरत होते हैं। आप सभी को सुप्रभात, आप सभी को गुड मॉर्निंग गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जल्दी से आ जाइए, फिर आज के शानदार सफर को हम लोग शुरू करने वाले हैं। आपका स्वागत है, आपका वंदन है, अभिनंदन है। मैंने कैमरा क्वालिटी को थोड़ा और सुधरवाया है जिससे आपका टीचिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचिंग तो मेरा है, लर्निंग एक्सपीरियंस आपका और भी ज़्यादा सुधर सके। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन गाइस। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बस एक ही काम करना है। वो काम क्या करना है कि रोज आ जाना है समय से, बस इतनी चीज़ें चाहिए और कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, जल्दी से आ जाइए। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, जिंदाबाद। आज हम अपने को बहुत सारा काम करना है और प्रयास लगभग यही रहेगा कि आज बिल्कुल ठीक तरीके से हमारी वर्णमाला भी पूरी हो जाए, क्योंकि फिर हमको और भी टॉपिक्स देखने हैं, उनको भी समझना है, उनको भी देखना है। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। जी, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। क्या कहने, क्या कहने, शानदार कमेंट आ रहे हैं, धुआंधार कमेंट चल रहे हैं। और मजा आ जाता है जब आपके कमेंट इस तरह के आते हैं। बस एक जो वादा मुझसे किया है, मैं तो रोज आऊंगा ही, आपको भी रोज आना है, जैसे आज होना। बस एक नियम लेना है। ये जिस आदमी के जीवन में कुछ नियम नहीं होता है, वो आदमी कभी सफल नहीं हो पाता किसी भी क्षेत्र में। इस बात का ध्यान रखना आप। चाहे सुबह उठने का नियम हो, चाहे रोज पढ़ने का नियम हो, चाहे रोज दौड़ लगाने का नियम हो, चाहे भगवान का स्मरण करने का नियम हो, कुछ भी, जिस भी चीज में नियम होगा वो सफल होती है। जिस नियम का मतलब जिसमें जिस भी चीज में डिसिप्लिन होगा। और आपको केवल एक काम करना है, बस 9 बजे आकर के बैठ जाना है। फिर 3 क्लास तो फटाफट हो जाएंगी आपकी। 3 क्लास बैक टू बैक हो जाएंगी, जो 75% आपके सिलेबस का हिस्सा है। फिर उसके बाद थोड़ी सी हिम्मत और करनी है, आगे कक्षा देख लेनी है और ऑन द डेली बेसिस उनका रिवीजन करते जाना है। आप नहीं जान पाएंगे कि आपका सिलेक्शन कब हो जाएगा। बस क्लास में आना है और गंभीरता से चीजों को सुनना है। तो बिना देरी करें हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है वर्णमाला, और हम लोग कल कहाँ पर थे उसका मैं चित्र ले आया हूँ। ठीक है, और आशा कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे सब चीजें समझ में आ रही है, आपको खूब आनंद का अनुभव हो रहा होगा और आप चीजों को नए ढंग से सीख रहे होंगे। जी, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत शानदार। तो हम लोग कहाँ पर थे आपको पता होना चाहिए। हम लोग स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत चल रहे थे। कहाँ चल रहे थे? स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत चल रहे थे। और स्पर्श व्यंजन के बारे में अब हम कुछ चीज जानना चाहते थे। तो आपने देखा था, अब मैं स्लाइड कर देता हूं। हमने ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कल बनाया था, कल हमारा वहीं था, वहीं से मैंने पेपर ही उठा लिया है। और कल हम लास्ट पॉइंट तक कहां तक पहुंच गए थे? लास्ट पॉइंट जो हमारा पहुंच गया था बाबू, वो ये पहुंच गया था पंचमाक्षर। ये जो 5वें नंबर पर अक्षर है, दिखाई दे रहा है आपको? ये कल यहां तक आपने नोट किया होगा, तो वहीं से आगे आपको लिखना है, क्योंकि हम अगर दोबारा इसको बनाएंगे तो हमारा समय व्यर्थ होगा, तो कोई फायदा नहीं। हमको अब अपना काम करना है। तो हमने एक चीज देखी थी कि हर वर्ग में 5-5 वर्ण है। क ख ग घ अंग छ छ ज झ इ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। और इसमें अगर देखें तो अगर हम एक लिखते हैं तो ये अपने वर्ग के सारे पहले हैं। इनको बहुत गंभीरता से देखें मेरे बाबू, क्योंकि ये संधि में बहुत ज्यादा काम आएंगे और बाबू ये छंद में बहुत ज्यादा काम आएंगे। जिस व्यक्ति का वर्णमाला टॉपिक अच्छा नहीं होता है, वो व्यक्ति कभी संधि को भी अच्छे ढंग से नहीं समझ पाता और वह कभी छंद की मात्राओं को बहुत अच्छे ढंग से नहीं समझ पाता है और जीवन भर गलतियां रहती हैं। पर इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद जब भी हम संधि पर जाएंगे, जब भी संधि का नंबर आएगा और जब भी छंद का नंबर आएगा, आप यकीन मानिएगा आपको ऐसा लगेगा जैसे जादू हो गया है। ठीक है, चलो, तो चीजें प्लानिंग उसी हिसाब से हैं। तो 1 2 3 4 5, तो हर वर्ण का जो पंचमाक्षर होता है इसको अनुनासिक कहा जाता है, इसको नासिक कहा जाता है। तो हम एक काम करते हैं, एक पॉइंट यहां पर लिख लेते हैं कि अनुनासिक और नासिक क्या होता है। ये दोनों एक ही चीज हैं बाबू। अनुनासिक, अनुनासिक या नासिक्य, अनुनासिक या नासिक्य वर्ण, है ना, अनुनासिक या नासिक्य वर्ण। तो इसमें सीधे सीधे आपको एक पंक्ति लिख देनी है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण
जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय वे वर्ण, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय वायु यानी कि हवा नाक से बाहर निकलती है। कहां से बाहर निकलती है? नाक से बाहर निकलती है, नाक से बाहर निकलती है। वैसे तो सामान्यतः मुंह से बाहर निकलती है, पर इन वालों में नाक से बाहर निकलती है, नाक से बाहर निकलती है, नाक से बाहर निकलती है। यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और इसी का नाम है भी, देखो, अनुनासिक। तो अनुनासिक में क्या आया? अनुनासिक में नासिक आया, नासिका आया, यहां पे नासिका आया, ये देखो नासिका। और नासिक के में भी नासिका छुपा हुआ है। और नासिका किसको कहते हैं? नासिका नाक को कहा जाता है। ये जो नोज होती है ना, नोज, जो छोटे बच्चों में कहते हैं अरे तुम्हारी तो नोज ही बड़ी सुंदर है, या छोटा बच्चा जो कर देता तो नोजी आ जाती है। क्या आ जाती है? नोजी। 11 तारीख निकलती है ना, जो कभी वो 1 आ जाती है, कभी 11 निकलती है, कभी भाई साहब 10 का बुलबुला बन जाता है कई बार, तो नोजी कह देते हैं जिसको। तो इसमें आप अगर गंभीरता से देखें तो ये नासिक के वर्ण क्या है? तो हर वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? हर वर्ग का जो पंचमाक्षर है, हर वर्ग का पंचमाक्षर, हर वर्ग का जो पंचमाक्षर है, हर वर्ग का पंचमाक्षर जो है, जिसमें क्या आया आपका? क ख ग घ ng, है ना, छ छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त ठ ड ढ न, त थ द ध न, और प फ ब भ म। अब मैं एक चीज चाहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको, हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि आपको कोई भी चीज हवा में पता लगे। चीजें ढंग से पता लगनी चाहिए। एक काम करो, एक चीज महसूस करो, मेरे साथ बोलना, ग बोलना मेरे साथ, ग। जैसे ही आप ग बोलोगे तो वायु जो है वो मुंह से नाम मात्र के लिए बाहर निकलेगी, पर नाक से ज्यादा निकलने की कोशिश करेगी। और जैसे ही नाक से ज्यादा निकलने की कोशिश करेगी तो नाक के जो नथुने हैं उन पर जोर पड़ेगा हवा के ज्यादा बाहर आने से। बोल करके देखो, ग। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये दिख रहा है, ये जो नॉस्ट्रल के ऊपर ये डिजाइन सा बना रहता है, ये सबके डिजाइन अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग डिजाइन की गाड़ी रहती है। तो हमारी अलग डिजाइन की गाड़ी है, आपकी अलग डिजाइन की गाड़ी है, पर असर बिल्कुल पूरा आएगा। जैसे बोलेंगे तो आप देखो यहां पर एकदम से असर पड़ता है। जैसे बोलेंगे इया, देखो इया बोलते हैं तो नाक ऐसे हो जाती है, ऐसे करते हैं ना दोस्तों के साथ मिल करके, नाक फुला लेते हैं, तो नाक स्वतः फूल सी जाती है। इंगा, इया, अणा, न, म, ये फूलते हैं। क्यों? क्योंकि जोर पड़ता है। उस पर ध्यान मत दो, वो तो ऑटोमेटिक है, ये इंटरनेट से चलता है बाबू, ये अपना आप चलता है, इस पर ध्यान मत दो। तो यस और नो, बात बताओ, बात सही है कि नहीं है? बात सही है कि नहीं है? जोर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हाँ, अलग अलग मॉडिफाइड हैं ये सब। हाँ, ठीक है। तो ये पंचमाक्षर में आपके आ जाएंगे। अब आपको क्या बात समझनी है? अब मैं अगली बात आपको यहीं पर समझाता हूं कि आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है अल्प प्राण और महाप्राण का, अघोष का और स्वघोष का। तो यहां पर ध्यान रखें, सबसे पहले हम अघोष 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 वर्ण के बारे में बात करेंगे कि इनमें से कौन कौन से अघोष हैं और कौन कौन से सघोष हैं। तो ध्यान रखें, आपको अघोष का मतलब क्या है? जिसमें स्वर तंत्री में कोई भी कंपन नहीं होता है, जिनमें स्वर तंत्री में कोई भी कंपन नहीं होता है वो अघोष हैं, और जिनमें स्वर तंत्री में कंपन होता है वो सघोष होते हैं आपके। तो आपसे पूछेगा कि अघोष और सघोष कौन से हैं, तो आपको एक बात स्पष्ट रूप से लिख देनी है अघोष में कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, हाँ, एक काम करते हैं, हम यहां पर भी लिख लेते हैं जिससे हमको मतलब आसानी हो जाए, और हम सीधे सीधे लिखेंगे। अब हम ज्यादा दांव पेंच नहीं खेलेंगे, जिससे आपको बढ़िया समझ में आए। और क ख ग घ ng, उसके बाद यहां पर छ छ ज झ और इया, उसके बाद हमारा ट ठ ड ढ और अण, उसके बाद त थ द ध और न, और अंतिम में आ जाएगा आपका प फ ब भ और म। ठीक है, ये हमारा कौन सा है?
ये हमारा है, ये सारे हैं पहले, ये जितने भी हैं अपने अपने वर्ग के, ये अपने वर्ग के दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे और ये अपने वर्ग के पांचवे। तो प्रत्येक वर्ग का आपको ध्यान रखना है यहां पर कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। तो नंबर याद रख लेना है 1 और 2। अघोष में क्या नंबर याद रख लेना है 1 और 2। तो अगर मैं यहां पर लिखूं इन दोनों के बारे में कि प्रत्येक वर्ग के दोनों क्या हैं बाबू, ये आपके अघोष हैं। क्या हैं बेटे, ये आपके अघोष हैं। अघोष का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बहुत अच्छे से। उसके बाद अगर हम सघोष में जाएं तो सघोष में क्या लिखा जाएगा, कितने बच गए, 3 बच गए, 3 बच गए। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का कौन सा, तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और जो पांचवा होता है ये आपके सघोष कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये आपके सघोष कहलाते हैं। 3 4 5, तो इसमें तो ऐसे नंबर याद हो जाएगा 3 4 5, 1 2 और 3 4 5। तो इनको आप क्या बोलेंगे, इनको आप बोल देंगे कि ये सारे के सारे सघोष हैं। एक काम करो आप ना, इनमें से एक एक को लेके देखो, एक अघोष को लेके देखो, एक सघोष को लेके देखो। जैसे क जो है ये अघोष है और ग जो है ये सघोष है, दोनों को एक साथ हम प्रैक्टिकल करते हैं। यहां पे हाथ लगाओ, ये वाली जो जगह है, 1 मिनट मैं खोलता हूं, आप भी अपनी चेन थोड़ी सी यहां पे खोल लो। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये यहां पर जो है, इस पे हाथ लगाओ आप और बोलो, देखो हल्का सा बोलो क क क, नॉर्मल बोलो क क। तो आपको कोई वाइब्रेशन यहां पर महसूस नहीं होगी, परंतु जैसे ही आप बोलोगे ग ग, पूरा झंझन आ जाता है। जैसे ही बोलोगे क तो कोई वाइब्रेशन नहीं, वो आपको लग सकता है कि हल्की फुल्की है बट वो वाइब्रेशन में नहीं आती। क, आप बोलोगे क, कोई वाइब्रेशन नहीं, नाम मात्र। और जैसे ही बोलोगे ग ग घ ग, पूरा हिल जाता है। यस और नो, यस और नो, यस और नो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा आपका अघोष है और तीसरा, चौथा, पांचवा आपका, हाँ हाँ ठीक है बाबू। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, हर एक टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग रहता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना वर्णमाला के, आप 20 किताब उठा के देखो, 20 के 20 में अलग मिलेंगे। अब हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना वो है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से जरूरी है, जो हमको आने वाले चैप्टर्स में मदद करेगा। और आप यकीन मानिए आपका एक भी प्रश्न इस वर्णमाला टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। यहां पर हम 99.99999% कवर करके चलेंगे और 0.00001% कॉन्सेप्ट, अगर कुछ कहीं पर बाल बराबर कमी भी रह जाएगी तो वो हमेशा प्रैक्टिस सेट में पूरी होती है। तो इसलिए आप परेशान मत हो बिल्कुल भी, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं यहां पर अल्प प्राणों की और महाप्राणों की। किसकी, अब हम बात करते हैं अलग से यहां पर अल्प प्राणों की और महाप्राणों की। तो अल्प प्राण का मतलब क्या है, अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब प्राणवायु। तो अल्प प्राण और मेरे बाबू महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण में याद रखना है प्रत्येक वर्ग का, क्या याद रखेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का जो पहला, बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहां से, पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो होते हैं वो अल्प प्राण कहलाते हैं। पांचवा अल्प प्राण होते हैं। तो 1 3 5 यहां पर नंबर क्या है, यहां पर नंबर जो आपको याद रखना है, यहां पर नंबर याद रखना है 1 3 और 5, 1 3 और 5। और महाप्राण में क्या याद रखना है, महाप्राण में याद रख लेना है आपको प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाई महाप्राण कौन से होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा आपके क्या कहलाते हैं, ये महाप्राण आपके कहलाते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं अब उसी हिसाब से जैसे ऊपर बनाया है ऐसे ही यहां पर अब अल्प प्राणों को बनाते हैं। तो अल्प प्राण पहला, उसके बाद तीसरा, उसके बाद पांचवा, ये क्या है, ये हैं आपके अल्प प्राण। ये क्या है बाबू, ये अल्प प्राण हैं आपके। और यहां पर हम सीधे सीधे लिख देंगे कि ये ऐसे ले जाएंगे यहां से
ये दूसरा और चौथा, ये हमारे यहाँ पर हो जाएंगे महाप्राण। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको समझना है कि दूसरा चौथा महाप्राण है और पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण है। एक बार मुझे थम्स अप करके बताइए, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि अघोष और स्वघोष और अल्प प्राण और महाप्राण, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हुए नजर आते हैं। इज दैट क्लियर? एक बार बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, बिल्कुल, वो तो मैंने बता ही दिया था आपको। हम क्रमशः सब चीजों को बताते हुए जा रहे हैं। बताओ, सब चीज क्लियर है? इज दैट क्लियर? एक बार थम्स अप करके बताओ। चलो, बहुत बढ़िया। अब मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी करवा देता हूं अल्प प्राण और महाप्राण का, जिससे कोई भी कॉन्सेप्ट आपको फंसे ना और सब चीजें आपको समझ में आए। जैसे अब देखो, पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है और दूसरा चौथा महाप्राण है, तो हम प को और फ को ले लेते हैं। तो प अल्प प्राण है, हमारा पहला है, और फ जो है ये महाप्राण है। इन दोनों का एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मेरे कहने से आप एक काम करो, दोनों को बोल करके देखो। पहले बोलो प, तो जैसे हम बोलते हैं प, तो प बोलती आराम से, कम प्राणवायु, ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा, ज्यादा दम नहीं लगाना पड़ा। बट जैसे ही इसके अपोजिट आप बोलते हो, इसके विपरीत आप बोलते हो फ, तो फ में जान लगानी पड़ती है। और आप हमेशा नोटिस करो कि जिसमें प्राणवायु ज्यादा निकलती है, तो हमारे फेफड़ों के नीचे जो डायफ्राम है उसमें एकदम खिंचाव सा आता है। पेट से बोले जाते हैं, इनके बारे में बोला जाता है महाप्राण पेट से बोले जाते हैं। तो जैसे ही आप बोलोगे प, तो प आराम से बोला जाएगा, और जैसे ही बोलोगे फ, तो फ एकदम से कहां से आएगा? पेट से आएगा, ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेनी है। क्लियर हो रही है बात आपको? चलो, तो ये भी एक्सपेरिमेंट आपने कर लिया। तो हमने स्पर्श व्यंजनों से संबंधित जो जो कॉन्सेप्ट थे वो यहां पर बहुत अच्छे से जान लिए हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मेरे बाबू अंतस्थ व्यंजनों का। और इनको अंतस्थ क्यों कहा जाता है, इस बात पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, और ये है क्या इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट जो इस क्लास में बताया जा रहा है वो आपकी कक्षा के लिए, वो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2 क्वेश्चन वर्णमाला से आने हैं और इन 5 क्लास से आपके 2 क्वेश्चन निश्चित बन जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर मेरे साथ में आप लिखिए अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ। देखो, अगर शब्दों के अर्थ को आप अच्छे से पकड़ जाओ तो फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और क्लास में ही आपको याद होती हुई चीजें चली जाएंगी। हमने यहां पर लिखा अंतस्थ। क्या लिखा है? अंतस्थ। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी राजा रानी की या कोई पौराणिक कथा सुनते हो, तो पौराणिक कथा में जहां पर राजा अपने दरबार में रहता है, तो वह क्या बात कहता है? वह कहता है कि मैं अंतःपुर में जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? अंतःपुर में। तो अंतःपुर किसको कहते हैं? जहां पर रनिवास होता है, जहां पर रानियां निवास करती थी, उसको अंतःपुर कहा जाता है। तो अंतः का मतलब होता है, और वो कहां होता था? अब अपनी स्त्रियों को, अगर कोई राजा है और उसको हमेशा डर है कि शत्रु सेना, दुश्मन की सेना उस पर आक्रमण कर सकती है, तो अपनी स्त्रियों को अपने महल के बिल्कुल बीच वाले हिस्से में वो रखेगा। बिल्कुल कहां रखेगा? बीच वाले हिस्से में रखेगा। तो अंतः का मतलब होता है बीच में, अंतः का मतलब होता है अंदर, और स्थ मतलब स्थित। तो इसको आप ध्यान रखना है। अंतः, अंतस्थ का मतलब क्या होता है? जो अंतः लिखा हुआ है इसका है यहां पर अंदर, इसका मतलब होता है अंदर, या इसका अर्थ होता है बीच में। इसका अर्थ क्या होता है? बीच में। और यहां पर स्थ है, तो स्थ जो शब्द है ये, इसका मतलब होता है स्थित, सिचुएटेड, लोकेटेड, यानी कि ऐसे व्यंजन जो बीच में स्थित हैं। तो बीच में स्थित हैं, तो बीच में स्थित होने का मतलब क्या होता है? अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीच में जो स्थित होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं, कि भाई या तो पुरुष हो या स्त्री हो, और जो बीच में हो वो तो भाई बाद में ऐसे ऐसे करके नाचते हैं, ला रे मैं तेरे लिए नाची रे ला, तो ऐसे तो ऐसे कैसे करती? तो ऐसा नहीं, ये वो वाले नहीं है, ये अलग वाले हैं। ये वैसे बात कही जाए तो कुछ कुछ उसी तरह के हैं, क्योंकि ये न तो स्वर हैं न ये पूरी तरह से व्यंजन है ना, इनकी भी स्थिति कुछ कुछ ऐसी ही है। वैसे अयोगवाह के लिए कहा जाता है न स्वर है न व्यंजन है, परंतु इनको फिर भी व्यंजनों में रखा जाता है, क्योंकि वायु इनके उच्चारण करते समय मुंह में अटक जाती है। ठीक है, मुंह में अटक जाती है। तो अंतस्थ व्यंजनों को थोड़ा सा ध्यान रखें कि वे व्यंजन, इसमें लिखें वे व्यंजन, वे व्यंजन
जो स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित होते हैं। में व्यंजन जो स्वर और व्यंजनों के बीच में, स्वर और व्यंजनों के बीच में, स्वर और व्यंजनों के मध्य, है ना, के मध्य स्थित होते हैं, 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 क्या कहलाते हैं? वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब आप बोलोगे सर मध्य स्थित होने का मतलब क्या है, बीच में स्थित होने का मतलब क्या है? हाँ, अर्धस्वर बताएंगे अभी। बीच में स्थित होने का मतलब क्या है? तो बीच में स्थित होने का मतलब यह है, मध्य में स्थित होने का मतलब यह है कि इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इनमें स्वर और व्यंजन क्या है? इनमें स्वर और व्यंजन, इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इनको स्वर और व्यंजनों के मध्य माना जाता है। दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे इसने बहुत सुंदर लिखा, हाँ समझ में आ रही है बात? आनंद लेते रहो। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की जो है बाबू, वो संस्था द्वारा जो है वो परमिशन नहीं है मेरे बाबू, ठीक है। इनके इनके बारे में मैं आपको एक बात और समझाता हूं, एक बात और बताता हूं। इनके बारे में, इनका एक अन्य नाम भी है, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे इसका अन्य नाम, क्या लिखेंगे लाला? अन्य नाम इसका लिखेंगे। तो अन्य नाम में इसका यहां पर क्या आ जाएगा? इसका नाम होता है अर्ध व्यंजन। अब आप कहोगे सर वो तो अर्धस्वर होता है। हाँ, वो अर्धस्वर होते हैं, य और व, ठीक है, य और व अर्धस्वर होते हैं। इनका अन्य नाम होता है अर्ध व्यंजन। अर्ध व्यंजन क्यों है? क्योंकि इनमें ये स्थिति है, क्योंकि ये आपके स्वर और व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं, इसीलिए इनका नाम अंतस्थ व्यंजन है, इसीलिए इनका नाम अर्ध व्यंजन है। देखो नई नई चीजें भी आपको पता लगती होंगी क्लास में। ये जैसे बहुत सारे बच्चों को पहली बार पता लग रहा होगा कि अंतस्थ व्यंजनों को अर्ध व्यंजन भी कहते हैं। आप अर्धस्वर के बारे में जानेंगे, पर सारे के सारे अर्धस्वर नहीं है। अर्धस्वर में कौन कौन से हैं? य और व हैं। तो ये चीज आप समझें और ये चीज आप जानने का प्रयास करें। तो अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन जो स्वरों और व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं। मध्य स्थित होने का मतलब यह है कि इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। अन्य नाम में इसका क्या आ जाएगा? अन्य नाम में इसका आ जाएगा कि अर्ध व्यंजन आ जाएगा। अब हम एक कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर लेते हैं कि भाई इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है। तो हालांकि हम चीज ये जान करके आए हैं, इनकी संख्या है 4। और ये कौन कौन से हैं? तो ये हैं य, र, ल और व। और बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछता है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है अर्धस्वर का। क्या आता है? एक कॉन्सेप्ट आता है अर्धस्वर का। जैसे अब आपने पूछा हो, अर्ध मतलब आधे और स्वर मतलब स्वर, यानी कि जिनमें स्वरों की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उनको अर्धस्वर कहते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है कि जो य है और जो व है, य और व अर्धस्वर हैं, य और व अर्धस्वर हैं। अब आप बोलोगे सर ये अर्धस्वर हैं, पर क्यों हैं? ऐसा क्या कारण है? क्योंकि जिसके भीतर क्यों मर गया वह व्यक्ति ही मर गया। जिसके भीतर की जिज्ञासा खत्म हो गई उसमें क्या फायदा है? तुरंत शब्द आते ही तुरंत क्यों लगना चाहिए। जैसे ही क्यों लगाने की प्रवृत्ति आ जाएगी, कोई भी सब्जेक्ट हो, इंटरेस्टिंग बनना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्टिंग बनना शुरू हो जाएगा। आप तुरंत मुझसे पूछो कि अर्धस्वर हैं तो मास्टर जी अर्धस्वर क्यों हैं? तो आप एक चीज नोटिस करो, य का उच्चारण करते समय और व का उच्चारण करते समय कौन कौन से स्वर दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही आप बोलोगे य है ना, यार, यार, यार से यार बोलते ना, अरे यार, तो जैसे ही आप य बोलते हो तो य में आप ध्यान से सुनने की कोशिश करो। य बोलते ही ई की ध्वनि आती है। क्या आती है? ई की ध्वनि आती है। बोलो यस और नो। आप देखो, देखो आप जैसे ही आप य बोलोगे तो आपको ई सुनाई देगी। तो य में क्या होता है? य में ई की ध्वनि आती है, ई की ध्वनि, ई की ध्वनि आती है। य में ई की ध्वनि आती है, य में ई की ध्वनि आती है। बोल के देखो, आपको खुद महसूस होगा।
ई की ध्वनि आती है, य में ई की ध्वनि आती है। और जैसे ही व बोलते हो तो व में क्या होता है, व में आपकी ऊ की ध्वनि आती है ना। देखो जैसे ही य बोलोगे तो ई शुरू में महसूस होगा, ई, य य य य य य य, जैसे सीढ़ी अटक गई हो तो ई की ध्वनि आती है। और जैसे ही मेरे प्यारे व बोलोगे तो व में क्या होता है, ऊ की ध्वनि आती है। किसकी आती है, ऊ की ध्वनि आती है, ऊ की ध्वनि आती है, ये बात ध्यान रखना। ध्वनि मतलब आवाज आती है, ऊ की ध्वनि आती है। तो इसीलिए यहां पर कहा जाता है कि इनमें स्वर भी है, स्वर भी छुपा हुआ दिखाई देता है, इसलिए है तो व्यंजन, पर इनको पूरा स्वर ना कह करके इनको अर्धस्वर कह दिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो पेपर में पूछेगा अर्धस्वर कौन से हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा य और व जो हैं ये अर्धस्वर हैं, क्योंकि य में ई की ध्वनि और व में ऊ की ध्वनि हमको दिखाई और सुनाई देती है। ठीक, चलो ये कॉन्सेप्ट हमने यहां पर जान लिया। अब हम आगे चलते हैं, अगले पेपर पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं र की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं र के बारे में। र के बारे में कुछ चर्चा करनी है। जो ये र होता है ना, र, इसको संस्कृत में रेफ कहा जाता है। क्या कहते हैं, संस्कृत में रेफ कहा जाता है। तो वो अलग बात है, उसको मैं अलग से भी समझाऊंगा। बट ये जो र है, इसको, इसके बहुत सारे नाम हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको अलग अलग नाम से आपका जाना जाता है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ लेने हैं, बहुत अच्छे से आपको जान लेने हैं। क्लियर? हंस कौन रहा है भाई, हंस क्यों रहे हो दोस्तों? पढ़ने पे ध्यान दो। रिकॉर्डेड क्लास कैसे हो सकती है मेरे भाई? उस पे ध्यान मत दो। उस पे ध्यान देने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, उस पे वो उसको छोड़ दो। 11-10 हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, ये इंटरनेट से चलता है टाइम और ये हटता भी नहीं है। र जो है, इसके जो नाम है, इसको लुंठित व्यंजन कहा जाता है। लुंठित, लुंठित व्यंजन कहा जाता है। क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन इसको कहा जाता है, लुंठित व्यंजन। और इसी को हमारा क्या कहते हैं, इसी को हमारा प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसी को हमारा प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। पेपर में पूछेगा कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, पेपर में पूछेगा प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि लुंठित व्यंजन हो चाहे आपका क्या हो, प्रकंपित व्यंजन हो, वो कौन सा कहलाता है, वो आपका र कहलाता है। अब लुंठित का क्या मतलब है, ये लुंठित, तो लुंठित शब्द जो किससे बना है, ये लुंठन से बना है। किससे बना है, लुंठन। और लुंठन शब्द तत्सम शब्द है, इसका मतलब होता है लुढ़कना। क्या होता है, लुढ़कना, 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 लुढ़कना होता है, इसका मतलब होता है लुढ़कना। और प्रकंपित का मतलब क्या होता है, प्रकंपित का मतलब होता है कांपना। ये कंपन से बना है, और कंपन का मतलब क्या होता है, कांपना, है ना, कांप जाता है। जैसे हमको डर लग जाता है, हम कांप जाते हैं। गाय को देखा करो आप, गाय कांप जाती है। तो अगर आप लुंठित व्यंजन की परिभाषा की तरफ जाओगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि जब हम र का उच्चारण करते हैं, र का, तो हमारी जीभ जो है वो लुढ़क करके जाती है। आप महसूस करना बिल्कुल। हाँ, लुंठित व्यंजन क्या है वही बता रहा हूं। पहले लुंठित जो शब्द है वो लुंठन से बना है और इसका अर्थ होता है लुढ़कना। तो लुढ़क जाते हैं, लुढ़क पुढ़क जाते हैं, ऐसे ऐसे लुढ़क पुढ़क जाते हैं। तो आप एक चीज नोटिस करने की कोशिश करो, जैसे ही र बोलते हैं तो जीभ का जो अगला हिस्सा है, टिप जो है, वो ऊपर वाले मसूड़े में जाकर के लुढ़कती हुई टक से लगती है और फिर नीचे आ जाती है। और इस दौरान ये कांपती भी बहुत है। जब कोई लुढ़कता है तो हिलता भी बहुत है, तो कंपन बहुत ज्यादा होता है। तो आप नोटिस करो, बोल करके देखो, आप बोल करके देखो क्या बोल रहे हो आप। जैसे बोलो र र र र र र र र र, तो आप इस चीज को नोटिस करो ध्यान से, आंख बंद करके, कि जीभ तुरंत ऐसे चलती है, आगे की तरफ चलती है, और चलने के साथ में ही ये कहां लगती है, ऊपर वाले मसूड़े पर लगती है। बहुत हल्की सी टच होती है उसकी टिप पॉइंट, ऐसे आगे लगती है और लुढ़कती हुई सी मालूम होती है ना, मुंह में लुढ़कती हुई सी आगे मालूम होती है। और जब आप र बोलते हो तो ऐसे कंपन भी उठता है। र बोलो, बात सही है कि नहीं है? बोलो, बात सही है कि नहीं है? यस और नो, यस और नो, यस और नो। लुढ़कते हुए और सीधे ऊपर वाले मसूड़े में जाकर के ये लगती है, ये बात ध्यान रखें।
तो अगर इसकी परिभाषा हम यहां पर देने लगे तो प्रकंपित की भी है, इसकी परिभाषा हम यहां पर देने लगे तो परिभाषा को बहुत अच्छे ढंग से हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रकंपित भी लुंठन से ही रिलेटेड है। तो इसकी परिभाषा यहां पर हमारी आ जाएगी। परिभाषा में आप लिखें कि इसके उच्चारण में, क्या लिखें, इसके उच्चारण में जीभ, बिल्कुल ऐसा होता है। देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल करके समझोगे तो चीजें हमेशा याद रहेंगी। इसके उच्चारण में, इसके उच्चारण में जीभ, इसके उच्चारण में जो जीभ होती है वो कहां लगती है, जीभ या जीभ का अग्रभाग कह लो, जीभ का अग्रभाग, जीभ का अग्रभाग, अग्रभाग का मतलब अगले वाला भाग, अग्रभाग वर्त्स्य है ना, वर्त्स्य, ये ध्यान रखना है, इसको बोलेंगे वर्त्स्य। वर्त्स्य का मतलब होता है जो मसूड़ा होता है ना आपका, गम जिसको कहते हैं, मसूड़े को ही हिंदी और संस्कृत में वर्त्स्य बोला जाता है, वर्त्स्य, वर्त्स्य। तो वर्त्स्य में, वर्त्स्य ना, वर्त्स्य में छूती है, वर्त्स्य को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, स्पर्श कर नीचे लुढ़क जाती है, नीचे लुढ़क जाती है, नीचे लुढ़क जाती है, नीचे लुढ़क जाती है। तो इसीलिए इसका नाम ये है, और कंपन करती है इसलिए प्रकंपित कहलाता है। तो पेपर में डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो र लुंठित व्यंजन है। प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, तो आपको बोलना पड़ेगा र प्रकंपित व्यंजन है। तो इतनी बात अगर आपने इसके बारे में बता दी तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। तो इसके उच्चारण में जीभ का अगले वाला हिस्सा वर्त्स्य यानी कि मसूड़े से जाकर के स्पर्श करता है और नीचे लुढ़क जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। अब यहीं पर अगर हम लोग समझने लगे, अब एक होता है आपका पार्श्विक व्यंजन, अब एक होता है आपका पार्श्विक व्यंजन। ये जो ल होता है, ये जो ल होता है, ये ल को हम यहां पर बनाएंगे ल। इस ल को क्या कहा जाता है, इस ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, इस ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, इस ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, पार्श्व। तो यहां पर थोड़ा सा गंभीरता से देखने की जरूरत है कि पार्श्व क्या हो। एक बार बताओ, बोर तो नहीं हो रहे हो, हाँ बोर तो नहीं हो रहे हो, हाँ बोर तो नहीं हो रहे हो। हाँ पढ़ते रहो बेटे, बोर नहीं होना है, क्योंकि और मज़ा आ रहा है। देखो जब चीज़ें नई नई सीखने को मिलती हैं और चीज़ें जानने को मिलती हैं तो फिर बोर नहीं होना चाहिए। और बस एक चीज़ एज्यूम किया करो कि बस यूपीएसआई का पेपर 14 और 15 मार्च का है। 14 और 15 मार्च के बाद क्या होगा, 14 और 15 मार्च के बाद फिर हो सकता है अगले महीने में ही वो आपका एग्जाम करा ले। आपको अप्रैल मान के चलना है, आपको अप्रैल मई मान के चलना है, आपकी परीक्षा में है, ठीक है, मोटा मोटा इस हिसाब से चलना है। तो आपको जी जान झोंक देनी है। अगर मैथ्स नहीं आता तो शुरू से मैथ्स सीखो दीपक भाटी सर से। रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती है तो आप राहुल शर्मा सर से सीखो। और हिंदी में आपको सिखा रहा हूँ, जीएस के भी टॉपिक हैं, गंभीरता से रोज समझो। और एक काम किया करो, जैसे क्लासेस लगा लिया आपने, क्लासेस लगाने के बाद अपनी तरफ से भी इसका रिवीजन करा करो। ये नहीं वे पढ़ा लिखा और अगले दिन ही कॉपी क्लास में खुल रही है, नहीं, चाहे 10 मिनट में फटाफट रिवीजन कर लिया। किताब आपके पास होगी तो उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हुए वो कर लिए आपने, ठीक है। मैं भी इस तरह का प्रयास करूंगा कि आपको कुछ प्रश्नों का अभ्यास कराता चलूं साथ साथ में, ठीक है, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। तो क्योंकि 80-90 क्लास में पूरा करना है और ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। मैं, आपको लगता होगा कि मास्टर जी बड़े स्लो हैं, बट मैं स्लो नहीं हूँ। मैं कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करके चलना चाहता हूँ जिससे एक भी बच्चे को ज़रा सी प्रॉब्लम ना हो। देखो अब हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें कि पार्श्विक व्यंजन कि जिसके उच्चारण में जीभ जो है, जो वायु है वो जीभ के अगल बगल से निकल जाती है। पर आपको थोड़ा सा इसका मतलब पता होना चाहिए कि अगल बगल, ये जो पार्श्विक शब्द आया है ये किससे आया है, ये पार्श्व से आया है। किससे आया है, पार्श्व से आया है। और पार्श्व का मतलब ही होता है अगल बगल, ठीक है, अगल बगल जो लेटरल होता है, लेटरल साइड होती है तो इधर उधर से। जैसे अगर आप यहां पर बनाने लगो, यहां पर जैसे आपने जीभ बनाई, ये अब लड़कों की जीभ बना लेते हैं, मोटी रहती है ना, हाँ
मोटी रहती है क्योंकि बोलते ज़्यादा नहीं है, कम ही बोलते हैं। जो लड़का ज़्यादा बोले उसकी जीभ पतली लड़की की तरह। तो सपोज करो आपने यहाँ पर ल का उच्चारण किया, तो जब आप ल का उच्चारण करोगे तो वायु जो वायु होगी वो अगल बगल से निकल जाएगी। ये क्या है? ये सब आपकी यहाँ पर वायु है। ये क्या है? ये वायु है। तो वायु अगल बगल से निकल जाती है जब हम क्या काम करते हैं? ल का उच्चारण करते हैं। और क्योंकि उसके उच्चारण में वायु जो है वो उच्चारण करते समय जीभ के अगल बगल से निकल जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो इसमें आप लिखिए कि इसके उच्चारण में वायु, इसके उच्चारण में वायु जीभ के अगल बगल से निकल जाती है। कहां से निकल जाती है? जीभ के अगल बगल से, है ना? जीभ के अगल बगल से निकल जाती है। जीभ के अगल बगल से निकल जाती है। जीभ के अगल बगल से निकल जाती है, इसीलिए पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब बार बार इतना लंबा लिखना कि इसीलिए पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, तो वो इसका मतलब आपका है ही। तो अभी हमने जितने भी कोर कॉन्सेप्ट थे इससे रिलेटेड उनको हमने जान लिया है। अब हम थोड़ा सा यहां पर देखेंगे कि आपका य र ल व इनका उच्चारण स्थान कहां से है, ये कहां से बोले जाते हैं और ये कैसे हैं। तो स्वरों की तरह ही ये सारे सघोष हैं और अल्प प्राण हैं, पर हमको उसको यहां पर लिखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले पेपर पर हम लोग चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इनके उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान, इनके उच्चारण स्थान, इनके उच्चारण स्थान, इनके क्या है बाबू? इनके उच्चारण स्थान है। और उच्चारण स्थानों में हम यहां पर लिख लेते हैं य, उसके बाद र, उसके बाद ल और उसके बाद व। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि य में क्या था, आपने देखा था य में क्या था? ई था। तो आपको इसी से आइडिया लगना चाहिए कि ई भी कहां से बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। कहां से? तालु से बोला जाता है। और तालु से बोले जाने के कारण य जो है वह तालव्य है। कैसा है? य जो है वह तालव्य है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम र के बारे में बात करें तो र आपका मूर्धा से बोला जाता है। मूर्धा कौन सी होती है? अब ये मैं फिर बता देता हूं आपको, ये बनाते हैं। अरे ये क्या बन गया भाई साहब? ये तो ढोलकपुर की वो चुड़ैल बन गई। वो छोटे भीम में आती है, छोटे भीम में वो आती है ना, वो चुड़ैल जो उस पे बैठ के उड़ती रहती है तुम्हारी झाड़ू पे, ये बिल्कुल वैसी बन गई। पर कोई नहीं, तालु तो इसके भी है, मूर्धा तो इसके भी है। तो ये वाला हिस्सा जो है जीभ की छत का पिछला भाग, ये है आपका तालु। और ये वाला कौन सा है? ये है मूर्धा। आज ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं बना है, तो ये तालु है, मूर्धा है, ये ध्यान रखें। तो इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य कहा जाएगा, ये बात ध्यान रखें। उसके बाद ल जो है य र ल व, तो इसका उच्चारण दांत से होता है। ल, जैसे आप ल बोलोगे तो दांतों से इसका उच्चारण हो। हाँ, ढोलकपुर की चुड़ैल ऐसी नहीं लग रही बिल्कुल? ये नाक वैसी ही है इसकी बिल्कुल। तो ये दांत वाला हो जाएगा। और व जो है हमारा, इसका उच्चारण होता है दंत ओष्ठ, है ना? दांत, ये दंत ओष्ठ है, दंत ओष्ठ। दांत और होठ दोनों से इसका उच्चारण होता है। जैसे बोल दो व व व व, तो जो ऊपर वाले दांत हैं ये होठों से मिल जाते हैं। आप बोल के देखो, आपको तुरंत पता लगेगा। इसमें दंत ओष्ठ हैं ये। तो इसके उच्चारण में जो दांत हैं, इसके उच्चारण में जो दांत हैं, इसके उच्चारण में दांत जो हैं होठों में लग जाते हैं। कहां लग जाते हैं? होठों को छू लेते हैं, होठों को स्पर्श करते हैं। इसके उच्चारण में दांत होठों को स्पर्श करते हैं। आप बोल के देखो, आपको तुरंत पता लगेगा, बात झूठी नहीं है, बात सच्ची है। तो व जो है ये दंत ओष्ठ है। ल जो है दांतों से बोला जाता है तो दंत्य है। कैसा है? दंत्य। और र मूर्धा से बोला जाता है, इसलिए यह मूर्धन्य है। क्या है बाबू? मूर्धन्य है। साथ में एक चीज आपको बोलनी है, साथ में एक चीज आपको याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट नोट मैं यहां बना देता हूं कि हमारा य, र, ल और व, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। तो इनके बारे में याद रखना है कि ये कैसे हैं? ये सभी सघोष हैं। कैसे हैं?
ये सभी के सभी आपके सघोष हैं। सघोष मतलब इनके बोलने में कंपन होता है स्वरों की तरह से ही। और ये सभी के सभी आपके अल्प प्राण हैं। सभी कैसे हैं? सभी सघोष हैं और सभी आपके अल्प प्राण हैं। सभी सघोष हैं, सभी अल्प प्राण हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यह बात आपको समझनी है। इज दैट क्लियर? एक बार बताओ, आपको समझ में आए पूरे के पूरे? देखो, अच्छा समझाने के लिए समय लगता है। हम्म बताइए दोस्तों, आपको अंतस्थ व्यंजन अच्छे समझ में आ गए? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं? कोशिश करेंगे कि आज हमारा पूरा हो जाए। चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे सभी के कमेंट दिखाई देते हैं, जो आवश्यक होता है वो मैं ले लूंगा, आप चिंता मत करो। बहुत बढ़िया, शानदार 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 मेरे भाई, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं। एक मिनट, पेन भाई। हम्म बहुत बढ़िया। तो हमने अंतस्थ व्यंजनों को बहुत अच्छे समझ लिया है यहाँ पर। अब हम चलते हैं ऊष्म व्यंजनों की तरफ। कहाँ चलते हैं? ऊष्म व्यंजनों की तरफ। ऊष्म बहुत बढ़िया है, बड़ा मजा आएगा समझने में। और सर्दी हो रही है तो बड़े काम के हैं। ऊष्म व्यंजन, हाँ, इनको क्या कहते हैं? इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये क्या है? ये आपके ऊष्म व्यंजन है। तो यहां पर थोड़ा सा गंभीरता से देखने की जरूरत है। व्यंजन का मतलब तो आपको पता है कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, परंतु ऊष्म का मतलब क्या है? ऊष्म, तो ऊष्म जो शब्द है ये ऊष्मा से बना है और इसका अर्थ होता है गर्म। क्या होता है? इसका अर्थ होता है गर्म। तो यहां पर आपको एक परिभाषा बहुत प्यारे ढंग से लिखनी पड़ेगी कि ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में घर्षण के कारण, किसके कारण? घर्षण, फ्रिक्शन के कारण वायु कुछ गर्म होकर, क्या होकर? कुछ गर्म होकर मुख से बाहर निकलती है। कुछ गर्म होकर, कुछ गर्म होकर मुख से बाहर निकलती है। 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 वे व्यंजन आपके क्या कहलाते हैं बाबू? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखो इसका, क्योंकि यहां पर ये घर्षण शब्द आ गया। क्या आ गया? घर्षण शब्द। तो इसके अन्य नाम भी हैं, इसके अन्य नाम भी हैं, ध्यान रखें। इनके अन्य नाम भी हैं, पेपर में आए तो उसको बताना कि भाई हमारे मास्टर जी ने बता रखे हैं। ये अन्य नाम इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि एग्जामिनर यहां पे खेल जाता है कई बार। तो इसका एक नाम संघर्षी व्यंजन भी है। संघर्षी क्यों? क्योंकि संघर्ष हो रहा है, घर्षण हो रहा है, संघर्षी व्यंजन भी है। और इनको ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बाबू? इनको ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कह देते हैं, क्योंकि घर्षण के कारण ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, तो इनको ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कह दिया जाता है। अब देखो, इस बात को सत्य करके देखते हैं कि क्या है, परंतु उससे पहले हम यहां पर देखें कि इनकी संख्या कितनी है। क्या है? इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या भी 4 है। और ये कौन कौन से हैं? ये है श, ये है श, ये है स, और ये है ह। बहुत ध्यान से समझें। इनको हम सबको एक ही धुरी में नापते हैं, इनको सबको हम। परंतु मैं आपको एक बात थोड़ी सी बताने का प्रयास करता हूं। आप एक काम करो, अपना हाथ जो है, अपना हाथ जो है वो मुंह के पास लाओ। अपना हाथ जो है वो मुंह के पास लाओ, एक बार लेकर के आओ मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार मुंह के पास इसको लेकर के आओ। और 2 उंगलियों को नीचे कर लो, ये वाली 2 उंगली जो नीचे हैं। हाथ जो है उसको ऐसे लेकर के आओ, ठीक है? हाथ ऐसे लेकर के आओ। बहुत बढ़िया चीज सिखाने वाला हूं आपको। हाथ ऐसे लेकर के आओ, लेकर के आ गए होंगे आशा कर रहा हूं। और 2 उंगलियां जो हैं ये नीचे वाली, इनको ऐसे कर लो और इनको ऐसे करो, बोलो जुबा केसरी। ठीक है? तो वो नहीं करना है, इन उंगलियों को दोबारा वापस लेकर के आ जाना है ना? इनको वापस लेकर के आ जाना है और यहां पर इनको बोल करके देखना है। क्या बोल करके देखना है? क्या बोल करके देखना है? आप बोलेंगे
श श श। तो ऐसा नहीं कि हाथ जल जाएगा, परंतु जैसे ही आप श बोलोगे तो आपको हल्की सी गर्मी वहां से आती हुई महसूस देगी, हल्की सी गर्मी वहां पे आपको आती हुई महसूस देगी। जैसे बोलेंगे श श, अंतिम में विशेष महसूस होगी। जैसे आप बोलेंगे श, ये जो है ये मूर्धन्य शकार है जिसको षटकोण वाला कहते हैं। उसके बाद बोलेंगे स स, ये दंत्य सकार है, दांतों से बोला जाता है। और जैसे ही बोलेंगे ह ह, तो आपको हल्की सी गर्मी महसूस होगी। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु अंदर घर्षण करके बाहर निकलती है। और आपने देखा होगा जब भी बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं या बड़ी ठंडी लगती है तो हाथों को ऐसे करते हैं, तो ये क्या हो रहा है? ये घर्षण हो रहा है, और घर्षण से ही आग पैदा होती है, चाहे वो लकड़ी हो चाहे वो रिश्ते हो। जब भी घर्षण होगा तभी आग लगेगी। तो जब भी रिश्ते हो, ब्याह शादी हो गई हो तुम्हारी, या तुम में से कुछ लोग ब्याह शादी की तैयारी में हो, तो जब भी बातचीत एक तरफ से उठनी शुरू हो, दूसरा व्यक्ति शांत हो जाए तो घर्षण नहीं होगा, आग नहीं लगेगी। जब शांत हो जाए तब अपनी बात को कह दे। तो इनकी संख्या 4 है। यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से इसको जान लेनी है। यहां पर ह के बारे में एक बात, पहले मैं इनके उच्चारण स्थान यहीं पर बताता हूं। इनके उच्चारण स्थान यहीं पर आप लोग देखो, उच्चारण स्थानों को समझना बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी है। ये जो श है, ये जो श है, ये तालव्य शकार है। क्या है? तालव्य है, तालव्य। ये तालु से बोला जाता है, ये तालु से आपका बोला जाता है, तालु से। ये जो आपका है ये मूर्धन्य शकार है। कौन सा है? ये मूर्धन्य शकार है। ये मूर्धा से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धा से। ये मूर्धा से आपका बोला जाता है। उसके बाद ये कौन सा है? ये दांतों से बोला जाता है। इसको दंत्य सकार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको दंत्य कहते हैं। ये दांतों से बोला जाता है। और बाबू ये जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? ये कंठ है। ये कैसा है? ये कंठ है, क्योंकि ये गले से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। ये इनके उच्चारण स्थान है। देखो, आप अगर कहीं पर इसका ज्यादातर आप समश्रुत भिन्नार्थक शब्द देखोगे तो वहां पर आपको ये वाला शकार और ये वाला सकार, इन दोनों में आपको अंतर दिखाई देगा। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं। यहां पर मैंने लिखा शकल और यहां पर मैं लिखूं सकल। अब दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर केवल इसका है। यहां पर ये आपका दंत्य सकार है, यहां पर ये आपका तालव्य शकार है। अब ये वो जो आपका होता है, जो जो कहते हैं ना कि हे देवी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, आप खुश हो जाइए मुझ पर, मुझसे बात कर लीजिए, ऐसे आप बोलते हो किसी को। तो जब ऐसे बोलते तो जाकर के देवी जी सीधे बोलती है, ए जा रे अपनी शक्ल देख। तो वो बोल देते शकल देख, वो तो सब अलग है। वो शब्द है शक्ल और वो उर्दू का शब्द है। परंतु यहां पर शकल शब्द का अर्थ होता है टुकड़ा। पेपर में खूब आता है, ये सब चीजें मैं बताता हुआ चलता ही हूं, इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चलें और नंबर भी बनते चलें। शकल का मतलब होता है टुकड़ा या हिस्सा, और सकल का मतलब होता है पूरा या संपूर्ण। केवल एक वर्ण के बदल जाने से अर्थ बिल्कुल बदल गया, है ना? टुकड़ा या हिस्सा, ये ध्यान रखो। कितना अंतर आ गया आपका? तो ध्यान रखना चाहिए कि इनको बोलते हुए जब हम क्या बोलते हैं, जब हम बोलते हैं आपका श, तो सांप के जैसी ध्वनि आती है। जैसे सांप सीटी मारता है ना, फुफकार मारता है, श श। अगर आपको मैं बताना चाहूं, एक चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, तो ये जो बोला जा रहा है, ये वाला स्थान जो है, यहां से श बोला जा रहा है। ये वाला जो स्थान है, यहां से श बोला जा रहा है। और जो यहां पर ये दांत हैं, इन दांतों से ये स बोला जा रहा है। तो ये आपका तालव्य शकार है, ये आपका मूर्धन्य शकार है, ये आपका दंत्य शकार है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से आपको उसको समझ लेना है। क्लियर हो रही बात? ह के बारे में एक इंपॉर्टेंट चर्चा और करते हैं। ह जो है इसका एक अन्य नाम भी है, इसका एक अन्य नाम भी है प्यारे। और अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या है? काकल्य व्यंजन है। क्या है? पेपर में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काकल्य वर्ण कौन सा है पूछेगा। काकल्य व्यंजन कौन सा है या काकल्य वर्ण कौन सा है? तो आपको बोलना पड़ेगा कि भाई आपका
ह जो है वो काकल्य व्यंजन होता है। अब आप बोलोगे सर ये काकल्य क्या होता है, ये काकल्य क्या होता है, ये तो समझ में ही नहीं आ रही ये बात, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है काकल्य। तो हम है ना, हम किस लिए बैठे हैं। काकल्य क्या होता है कि काकल होता है। काकल्य किससे बना है, काकल से बना है, काकल से। तो काकल क्या होता है, तो जो हमारा साउंड बॉक्स होता है, जो हमारा ये स्वर तंत्र होता है, उसकी जो ओपनिंग रहती है, उसका जो मुंह रहता है, उसको काकल कहा जाता है। ठीक है, स्वर तंत्र के मुख को काकल कहते हैं। स्वर तंत्र का जो मुख होता है, स्वर तंत्र का मुख काकल कहलाता है। और क्योंकि इसका उच्चारण अभी है तो गले में ही है, तो गले में ही है, पर वो गले में भी स्वर तंत्र के मुख से निकलता है, स्वर तंत्र के मुख से ये निकलता है ना, वहां से निकलता है, इसलिए इसको ये काकल से निकलता है, इसलिए काकल्य व्यंजन। और क्योंकि स्वर तंत्र के मुख से निकलता है, इसलिए इसका एक नाम स्वर तंत्र मुखीय व्यंजन भी है। स्वर तंत्र मुखीय व्यंजन भी है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये बात आपको जान लेनी चाहिए। एक और नाम भी है इसका, इसका स्वर तंत्रीय व्यंजन भी आ जाता है, क्योंकि स्वर तंत्र से निकल रहा है, स्वर तंत्रीय व्यंजन। तो पेपर में कोई भी नाम आए आपको उधेड़ देना है कि क्या है, आपका स जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ है, ये ऊष्म व्यंजन तो है ही, ऊष्म व्यंजन का नाम संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। साथ में ह का नाम काकल्य व्यंजन है, क्योंकि इसका उच्चारण काकल से होता है। क्या होता है, उच्चारण काकल से होता है, काकल से होता है। और काकल स्वर तंत्र के मुख को कहा जाता है, इसलिए ये काकल्य है। और क्योंकि स्वर तंत्र के मुख से होता है, तो एक नाम इसका स्वर तंत्र मुखीय व्यंजन भी है। और क्योंकि स्वर तंत्र से हो रहा है, तो मोटा मोटी इसको स्वर तंत्रीय व्यंजन भी कह दिया जाता है। यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। एक बार मुझे बताओ कि कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ हाँ, नहीं, ऐप में स्क्रीनशॉट नहीं लिए जाते बाबू, आप यूट्यूब वाली कोई भी क्लास जाके देख लोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा। हम्म, आप आपस में बात कर रहे हो क्या। हाँ, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है। चलो शानदार। अब हम एक काम कर लेते हैं अब हम एक काम कर लेते हैं, यहीं पर एक ही स्लाइड पर सारा खेल खेल देते हैं। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट रह जाता है, ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से समझना है। ये सारे के सारे, अब इनको मैं किस तरह बताऊं, एक बार मैं पहले ही बता देना चाहता हूं। इन तीन को एक ले लेते हैं, इसको अलग ले लेते हैं, ठीक है, और फिर एक साथ इनको ले लेंगे। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट यहां पर लिख लेते हैं कि सभी के सभी महाप्राण हैं। क्या है, ये सारे के सारे महाप्राण हैं, सभी महाप्राण हैं। ये कॉन्सेप्ट तो मतलब इन सबको बोलने में क्या होता है, हमको बहुत ज्यादा प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही हम बोलते हैं श, जैसे ही बोलते हैं हम श, मूर्धा ऊपर से बोला जाता है श श, जीभ को थोड़ा सा ऊपर घुमा करके तालू से लगा करके बोला जाता है श। इसका उच्चारण है श, मूर्धा ऊपर है ना श, और इसका है स, स, ये है स, दांतों से बोला जाएगा, ये है तालू से श। ये क्या है श, श शलजम, ये आपको तालू में महसूस होगा। ये क्या है, ये है आपका श, और ये है आपका स। तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना भी आप जान जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, काकल्य व्यंजन यही वाला है, मूल तो बाबू, ठीक है, मूल तो आपका यही वाला है, इसको ध्यान रखें। तो यहां पर हमने पूरा का पूरा आर्ट डिजाइन बना दिया है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो आपका श, श और स है, ये क्या है, ये आपके अघोष हैं। ये कौन से हैं, ये तीन आपके अघोष हैं, ये तीन आपके अघोष हैं, ये ध्यान रखना है। और ये जो है ह वाला, ये आपका सघोष है। क्या है, ये आपका सघोष है। ये पूरा का पूरा कैरेक्टर हमारा यहां पर पूरा होता है। ऊष्म व्यंजन बिना कुछ तामझाम के एक स्लाइड पर बहुत अच्छे ढंग से पूरा होता है। और अगर इस तरह से नोट्स बनाओगे, ये नोट्स बन रहे हैं, मेरे को नोट्स बनाने का अभ्यास है, मैं कई कई सारे पन्नों का जो कंटेंट होता है उसको एक पन्ने में ले आता हूं। अब इसी को हम लाइन लगा लगा करके लिखते तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता, इतना समझ में नहीं आता। चलो, मेरे को लगता है कि इसमें एक क्लास और लगानी पड़ेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक आध क्लास फालतू हो जाए। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, एक आध क्लास फालतू हो जाए अगर, बस कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए।
देखो, मैं ठीक 9 बजे से पूरा पूरा लगातार बोल रहा हूं, हमने कोई फालतू बात नहीं करी, कुछ नहीं करी, आनंद भी हम लेते रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है अगर एक क्लास फालतू हो जाए, क्योंकि अभी हमारे क्या रह रहे हैं, और मैं क्वेश्चन भी ले आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट क्लास में। देखो, मेरा कॉन्सेप्ट है कि बस चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। जब अच्छे चीजें समझ में आएंगी, देखो कितने अच्छे ढंग से हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, बताया है। चलो, आशा करता हूं आपको आपकी शुरुआत बहुत अच्छी होती होगी दिन की, आपको बहुत अच्छा भी लगता होगा। और फिर अभी आप 10 बजे रीजनिंग की क्लास में जाइए, 11 बजे आप मैथ्स की क्लास में जाइए, ठीक है। 1 बजे फिर पॉलिटी चल रही है, 3 बजे ज्योग्राफी चल रही है, 5 बजे यूपीजी के चल रहा है, और 6 बजे आपका स्टैटिक जी के चल रहा है। तो कोई पूछ रहा था बच्चा, तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वर्णमाला की, उसमें मैं क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगा, कुछ जो दिखाने हैं मुझे आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन लेकर के आएंगे, साथ में हम अल्प प्राणों की, महाप्राणों की संख्या भी देखेंगे, अल्प प्राण 31 है, महाप्राण 15 है, इत्यादि इत्यादि, ये सब चीजें देखेंगे। साथ में हम आपके संयुक्त व्यंजनों को, द्विगुण व्यंजनों को और आगत ध्वनियों को देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। डाउट ग्रुप में वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपका कोई डाउट नहीं होगा, और मेरी प्रार्थना है कि डाउट ग्रुप में आप जो भी चीज पूछें, अगर आपको क्लास से रिलेटेड कोई इशू है तो उसको पूछने की कोशिश करें, या इसके अलावा कोई बहुत इंपॉर्टेंट इशू है तो वो पूछें, और अन्यथा मतलब बिना फालतू की चीजें ना करें, और बस पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दें। हाँ, संभवतः जो कक्षा है वो सोमवार से शुक्रवार है, तो संभवतः कल कक्षा नहीं होगी, बाकी मैं एक बार पता कर लूंगा, क्योंकि मेरे संज्ञान में यही जानकारी है। बाकी मैं पता कर लूंगा कि कल क्लास होगी या नहीं होगी, या अब आने वाले सोमवार को होगी। और आपको मैं एक बात बताता हूं कि मेरे द्वारा YouTube पर यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए हर रविवार दोपहर 1 बजे 7 रविवारों में एक क्लास हो चुकी है, साहित्य सागर नाम से सीरीज चलाई जा रही है। उसको मैं दिखाने का प्रयास करता हूं, अगर वो दिख जाए, ठीक है, वो दिख जाए तो अगर उसको दिखाने की कोशिश मैं करता हूं आपको, एक बार वो देखिए। इस क्लास को आप जरूर अटेंड करें। इस बैच में भी हम लोग क्या काम करेंगे, हाँ, इस बैच में भी हम लोग क्या काम करेंगे, एक सेकंड दोस्तों, इस बैच में भी हम लोग क्या काम करेंगे, साहित्य तो पढ़ेंगे ही, बट ये क्या है ना, ये बहुत डिटेल में लेके जा रहा हूं मैं इसको पढ़ने के लिए अगर आप पढ़ोगे तो 1 महीना लग जाएगा, अगर 1-1 घंटे के हिसाब से करोगे। तो इस बैच में हम इस बैच के हिसाब से, परीक्षा के हिसाब से पढ़ेंगे, बट ये यूपी पुलिस, एसआई, यूपीपी और जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए हैं। तो देखो, मैंने बहुत अच्छे ढंग से सारा का सारा ये कॉन्सेप्ट बना रखा है। ये पहली क्लास 11 जनवरी को हो चुकी है, 1 बजे से चली थी, जिसमें हमने हिंदी भाषा का विकास, बोलियां, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जा सकता, उसमें हमने हिंदी भाषा का विकास, भाषा बोली, हिंदी से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद, उपबंध, महत्वपूर्ण आयोग और काल विभाजन। अब हम दूसरी क्लास जो 18 जनवरी को लेने वाले हैं, यानी कि परसों लेने वाले हैं, उस क्लास में हम जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, जो आदिकाल से संबंधित है, आदिकाल को बहुत अच्छे समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में भक्ति काल की निर्गुण शाखा को, उससे अगली क्लास में भक्ति काल की सगुण शाखा को, महत्वपूर्ण